नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में मैंने आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के रिसर्च एप्टीट्यूड में मीनिंग, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन एंड वेरिएबल्स, इस पर मैंने टॉपिक तैयार करके वीडियो अपलोड किया था, आपको दिया था। स्टूडेंट्स, अब मैं आज आपके सामने जो वीडियो यहाँ पर कंटेंट अपलोड करने जा रहा हूँ वो है रिसर्च में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, डेट इज सैम्पलिंग। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में सैम्पलिंग पे संभावित रहता है एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना। यूनिट फर्स्ट के यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड के यूनिट में तो सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिसर्च जहां जहां जिस जिस विषय में है, जैसा सोशियोलॉजी, एजुकेशन, होम साइंस, बहुत से अन्य विषयों में हमने देखा है रिसर्च रहता है, वहां पर भी सैम्पलिंग पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सैम्पलिंग को बहुत डेप्थ के साथ समझना बहुत जरूरी है। तो मे बी सर्टेन ये वीडियो थोड़ा लंबा है, जिसमें मैं सैम्पलिंग को काफी डेप्थ में समझाने का प्रयास आपके सामने कर रहा हूँ। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग के कितने प्रकार हैं, मैक्सिमम जो प्रकार डिस्कस किए जा सकते हैं जो वो मैं आज आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, सैम्पलिंग क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, डाटा लेने के लिए जब एक रिसर्च स्कॉलर पीएचडी करता है, जनरली मैं अपने अनुभव के साथ आपको इसको डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि रिसर्च के दौरान इन सब चीज़ों को बड़े अनुभव के रूप में समझा गया है, तो बेहतर रूप से मैं अपने अनुभव से आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो देखिए, जनरली जब एक रिसर्च स्कॉलर पीएचडी कर रहा होता है तो डाटा कलेक्ट करना उसके सामने एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति रहती है कि हाँ, आपको बेहतर रूप से डाटा लेना है। सही डाटा ही हमारे रिसर्च में सही एनालिसिस करेगा और सही खोज करने पर हमें एक प्रकार से मार्गदर्शन करता है। तो सही डाटा लेना बहुत ज़रूरी है। डाटा लेने के लिए टूल्स भी होते हैं। टूल्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो तैयार करूंगा, वो आप जनरली इस वीडियो के बाद एक दो वीडियो में आप पाएंगे। टूल्स होते हैं और डाटा लेने की मेथडोलॉजी होती है। मेथडोलॉजी का एक अलग वीडियो मैं तैयार करूंगा, वो अलग आपका रहेगा। और डाटा लेने की विधियों में सैम्पलिंग एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि कैसे हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के दौरान हम कैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्ट करने की दो साधारण विधियां होती हैं, और वो होता है सांख्यिकी विधि। एक है सेंसस विधि, सांख्यिकी विधि, और दूसरा है सैम्पलिंग, जिसे हम निदर्शन विधि कहते हैं। सैम्पलिंग और सांख्यिकी यानी सेंसस दो मेथड हुए डाटा लेने के। सबसे पहली बात, हम सांख्यिकी विधि की बात करें तो सेंसस मेथड की बात करें तो सेंसस मींस सांख्यिकी यानी सेंसस। तो सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं, हम समग्र का एनालिसिस करते हैं। जैसे हमें किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करना है तो हम उस क्षेत्र में जितनी इकाइयां हैं सभी से जाकर जानकारी प्राप्त करते हैं। हर इकाई से जाकर मिलकर सूचना को ग्रहण करते हैं, सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी सभी से मिलना और सभी से डाटा को लेना। एक एग्जाम्पल के रूप में सपोज करिए कि मैंने कुंभ मेले पे स्टडी किया। मेरा टॉपिक था कुंभ मेला, द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। तो कुंभ पे स्टडी करने के दौरान हमने कुंभ में जितने लोग मिले सबसे जानकारी ले ली। तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। अब कुंभ में देखा जाए तो करोड़ों लोग आए, और करोड़ों लोगों से मैं अकेला व्यक्तिगत रूप से जाकर के जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, और इसके लिए फिर एक बहुत बड़ी लार्ज टीम की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा किया जा सकता है। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हम बड़े लेवल से डाटा नहीं ले सकते, पॉसिबल है, बट देयर शुड बी नीडेड अ वेरी लार्ज टीम, वेरी लार्ज पीपल्स, सो दे कैन कलेक्ट द डाटा फ्रॉम ईच एंड एवरी पीपल। जैसा कि हम जनसांख्यिकी मेथड में जब जनसंख्या को ग्रहण करते हैं, यानी जब जनसंख्या से जाकर जनसंख्या विधि अपनाई जाती है, जब हम लोगों से जाकर मिलते हैं और हर घर में वहां पर जानकारी कलेक्ट करते हैं कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, क्या सदस्यों की उम्र है, आप में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, किस धर्म से रिलेटेड है। इस प्रकार से हम जनसंख्या विधि यानी सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं जब हमें जनसंख्या निर्धारण करना होता है। तो इस प्रकार से इस विधि का भी प्रयोग होता है और बहुतायत रूप से होता है। एनजीओ लेवल पे वर्क जैसा होता है, तो हमने देखा है एनजीओ लेवल पे जनसांख्य विधि का बहुतायत प्रयोग होता है।
लेकिन एक रिसर्च स्कॉलर जब अपनी पीएचडी कर रहा होता है तो पीएचडी के दौरान वो जनसांख्य विधि का प्रयोग बहुत कम करता है। पीएचडी के दौरान वो सैंपलिंग का बहुतायत प्रयोग करता है, क्योंकि हम समग्र से एनालिसिस कर लें ये बहुत मुश्किल है, बेहतर है हम कुछ से एनालिसिस करें। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आता है और वह जानना चाहता है कि यहाँ कैसा पढ़ाया जाता है। इस संबंध में अगर वो क्लास के छूटने के बाद वो प्रत्येक बच्चे से मिलकर, सपोज करिए कि मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे जब बाहर निकले तो वो प्रत्येक 100 बच्चों से मिले और उनसे पूछे कि अमित सर कैसा पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, तो वो 100 बच्चों से जानकारी प्राप्त करेगा, सटीक जानकारी प्राप्त होगी, तो वो होगा सांख्य विधि। लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए क्वाइट इम्पॉसिबल है कि वो 100 बच्चों से मिले और 100 बच्चों से एक जानकारी प्राप्त कर सके। सो इस दृष्टिकोण से वो क्या करेगा, वो सांख्य विधि की जगह निदर्शन विधि का प्रयोग करेगा, जिसमें समग्र में से कुछ इकाइयों का, समग्र मतलब 100 बच्चे यानी सब टोटल, समग्र में से कुछ इकाइयों का यानी कुछ स्टूडेंट्स का से जानकारी प्राप्त करेगा, कुछ इकाइयों का चयन करेगा। अब वो जाहिर सी बात है कई विधियों से करेगा, एक्सीडेंटली करेगा, बहुत से तरीके हैं, उनके तरीकों से उस विधि तरीके से निर्देशित करेगा, सैंपल करेगा लोगों को और जानकारी प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से ये क्वाइट इजी होता है और इसमें मैक्सिमम लोग जो बात कह रहे हैं वो यह मान लिया जाता है, सपोज कर लिया जाता है कि वो बात लगभग सभी लोगों की है, यानी मैक्सिमम लोग जो बात कह रहे हैं वो बात सही है और उसके तहत हमें जानकारी मिल रही है, हम उसको अनुमान के आधार पर सही मानने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से निदर्शन विधि प्रयोग किया जाता है। साधारण रूप से देखा जाए तो निदर्शन रूप से हम अपने डेली लाइफ में जो बहुत सी क्रियाएं हैं उनमें भी निदर्शन का प्रयोग कर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महिलाएं या व्यक्ति जब अपने घर में एक खाना बनाता है, जाहिर सी बात है चावल उबल रहा है, तो चावल उबलने के दौरान पतीले में जब चावल उबल रहा होता है तो ये जांचना कि चावल उबल गया है कि नहीं उबल गया है। एक तरीका है कि हम पतीले को पूरे चावल के दानों को उड़ेल दें और एक एक दाने को पंच कर लें, तो जाहिर सी बात है ये टिपिकल होगा और एक एक दाने को पंच करके हम जाने तब हमें पता चलेगा कि चावल पका कि नहीं पका। लेकिन दूसरा तरीका है कि हम पतीले में से एक चम्मच से 8-7 दानों को निकाल लें और उनको दबाकर प्रेस करके देख लें कि क्या वो पक गया। इस प्रकार से भी हम जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सुविधा युक्त रूप से इस प्रकार से निदर्शन की जो तकनीक अपनाई जाती है जनरली इसे हम सैंपलिंग कहते हैं। तो सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जहां पर है हम सैंपलिंग के प्रकारों की चर्चा करेंगे कि एक स्टूडेंट किस स्थिति में कैसे कैसे सैंपलिंग को लेता है, कहाँ कहाँ कौन से प्रकार की सैंपलिंग को करना होता है। तो सबसे पहले जिस सैंपलिंग की हम बात करेंगे वो है रैंडम सैंपलिंग, दैट इज रैंडम। आज हम लगभग 10 प्रकार के सैंपलिंग की बात करेंगे। सबसे पहले रैंडम सैंपलिंग की बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइप इज दिस रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग को हिंदी में दैव निदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? दैव निदर्शन। देव निदर्शन यानी ईश्वर की इच्छा पर निर्देशित किया गया है, यानी चयन किया गया, ईश्वर की इच्छा को ध्यान में रखते हुए इसे चयनित किया गया है। प्रतिचयन की वह विधि जिसमें इकाइयों का चुनाव पूर्णतः संयोग अथवा दैविक इच्छा पर निर्भर करता है, दैव प्रतिचयन कहलाता है। इस दृष्टिकोण से सच अ मेथड ऑफ सैंपलिंग इन विच the selection of units is totally based on coincidence or on God's will is known as random sampling। यानी हम इसमें ईश्वर की इच्छा को मानते हैं, यानी हमने जिसका चयन किया उसमें हम ये मानेंगे कि that is the will of God, that is God's will and that is the right option which I opted and that is the representative of the whole universal set। यानी वो समग्र का प्रतिचयन कर रहा है। इस विधि में प्रत्येक इकाई का चुनाव स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी यहाँ पर हम सबको चांस देते हैं, अर्थात एक इकाई का चुनाव किसी भी प्रकार से दूसरी इकाई के चुनाव की संभावना को प्रभावित नहीं करता। यानी हम जब इसमें चुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबके चांसेस हैं, सबको चांस मिल रहा है इसके अंतर्गत ऑप्ट होने के, या नहीं कि यह विधि किसी समग्र में से प्रत्येक इकाई के प्रतिदेश को सम्मिलित किए जाने
का समान अवसर देती है। इसके लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब निम्न कौन सी विधियां हैं, इनकी बात हम करें तो रैंडम के अंतर्गत हम कई प्रकार की विधि अपनाते हैं, जैसे लॉटरी विधि। जाहिर सी बात है, लॉटरी विधि की बात करा जाए तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स में कुछ लोगों का नाम चित्र बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक क्लास में मॉनिटर का चयन करना है। अब मॉनिटर का चयन करना है तो उसमें अगर हमने ओल्ड स्टूडेंट्स में से किसी को मॉनिटर चयन किया तो जाहिर सी बात है बच्चों का आक्षेप लगेगा, सर नए बच्चों को चांस नहीं देते। नए स्टूडेंट्स का ही चयन किया तो फिर भी आक्षेप लगेगा कि सर नए स्टूडेंट्स को ही ध्यान देते हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स को नहीं ध्यान देते। कई एक बातें हो सकती हैं। इसलिए हमने क्या किया कि हमने क्लास के मॉनिटर्स बनने की जो इच्छा रखते हैं उन लोगों की एक सूची तैयार करी और उन सब लोगों के एक एक पर्ची में नाम लिखा और उसको एक बॉक्स में डाल दिया। और उसके बाद किसी भी एक छोटे बच्चे को बुलाया और उसमें से कहा कि किसी एक पर्ची का बच्चा चयन कर दे। तो नाउ अब जिस पर्ची का बच्चा चयन करेगा, जाहिर सी बात है बच्चे में ये बात का भाव नहीं है कौन नया कौन पुराना, किसी प्रकार का वो बायस नहीं होगा। उसके अंदर एक ईश्वर की इच्छा मानते हुए वो जिस पर्ची को निकाल देगा हम उस पर्ची को चयनित मान लेंगे, उस व्यक्ति को मॉनिटर मान लेंगे। तो इस प्रकार से लॉटरी विधि होती है। इसी के साथ एक और विधि होती है जिसको हम कार्ड विधि कहते हैं। कार्ड विधि भी दैव सैंपलिंग का एक स्वरूप है, जिसमें हम सपोज करें कि 52 पत्ते हैं कार्ड के, एक साइड पे सब बराबर है। 52 पत्तों को हमने के पीछे हर एक व्यक्ति का नाम लिख दिया। मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन होना है, या 10 भी है तो 10 बार लिख दिया, 5 बार लिख दिया। इस तरह से हमने सबका नाम लिख दिया, पत्तों को मिला दिया, फेड कर दिया। और उसके बाद जाहिर सी बात है किसी तोते से या किसी व्यक्ति से, जाहिर सी बात है जैसे तोते को बुलाया गया और तोता जिसको छू दे, टच कर दे, या एक व्यक्ति को बुला लिया है, बच्चे को बुला लिया कि भाई एक कार्ड को आप खींच लो, इस एक कार्ड में जिसका नाम होगा हम ये मान लेंगे कि वो व्यक्ति चयनित होता है क्लास मॉनिटर के रूप में। इस प्रकार से यहाँ पर जो चयन किया जा रहा है वो ईश्वर की इच्छा के आधार पर किया जा रहा है। इसी प्रकार एक और मेथड होता है जिसमें हम ग्रिड विधि कहते हैं। ग्रिड विधि जनरली हम ज्योग्राफी के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। ग्रिड विधि ज्योग्राफी के क्षेत्र में प्रयोग बहुत अच्छे किया जाता है। जैसे एक गैम्बलर गेम खेलता है जिसमें एक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने एक गोल में या किसी एक खांचे के अंतर्गत को निर्मित किया और नीचे कुछ लोगों का नाम लिख दिया, या कुछ एरिया, जनरली ज्योग्राफिकल क्षेत्र में होता है तो एरिया को रख लिया और उसके बाद ग्रिड को नचा दिया। जिस ग्रिड में जिस खाने में जो सा एरिया डिपेक्ट हो गया और उस जिस भी एक खाने को हमने माना था उसी को हमने मान लिया कि ये ईश्वर की इच्छा पर आधारित है। जैसे एक सिंपल सी बात करें, जैसे बच्चे छोटे से खिलौना लेते हैं, उसमें संख्याएं लिखी होती है 8 10 वगैरह, और उसमें एक छोटी सी बॉल पड़ी होती है। हम पीछे से पंच करते हैं तो वो नाचता है और ग्रिड कहीं ना कहीं वो बॉल एट लास्ट जाके रुकता है। जिस संख्या पे रुकता है उस संख्या को हम विजयी संख्या घोषित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्रिड विधि में भी इस प्रकार से ज्योग्राफिकल एरियाज को सिलेक्ट करने के लिए हम प्रदर्शन करते हैं निदर्शन के स्वरूप में। इसके अलावा देखें तो विभिन्न अन्य प्रतिदर्श के समान होने के साथ साथ विभिन्न अन्य प्रतिदर्श के समान होने के साथ साथ एक विधियों कुछ बताना, विभिन्न अन्य प्रतिदर्श विधियों के समान होने के कारण इसे विशेषतः साधारण दैव प्रतिचयन के नाम से जाना जाता है। कई बार ये देखा गया है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग या जनरल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। अब जनरल रैंडम सैंपलिंग का क्या मतलब है, अभी मैं आपको इसको थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। जनरल रैंडम सैंपलिंग का क्या मतलब है, क्योंकि जनरल रैंडम सैंपलिंग अगर यहाँ कहा जा रहा है तो कुछ और भी चीजें हैं जो रैंडम सैंपलिंग के प्रकार में आता है, तो वो अभी आपको जो मैं टाइप्स ऑफ आगे बढ़ाऊंगा तो इसमें और भी प्रकार के रैंडम सैंपलिंग आएंगे। तो रैंडम सैंपलिंग यहाँ पर कहा जाए तो दिस इज द सिंपल रैंडम सैंपलिंग। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो अगला टाइप्स ऑफ सैंपलिंग आती है वो होती है एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक। एक्सीडेंटल सैंपलिंग जिसे हम आकस्मिक प्रतिचयन कहते हैं। एक्सीडेंटल सैंपलिंग जिसे हम आकस्मिक प्रतिचयन कहते हैं। आकस्मिक प्रतिचयन अचानक एक बारगी। अब जब प्रतिदर्श का चुनाव पूर्णतः सुविधा या उपलब्धता के आधार पर किया जाता है तथा प्रतिनिधित्व का
कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तब चुनाव की यह विधि डेट इज आकस्मिक प्रतिचयन कहलाता है। व्हेन द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन इज ignored for the selection, the method is used known as the accidental sampling. So in that case, suppose हम किसी एरिया में गए, बस सपोज करिए कि हम किसी एरिया में गए और हमें अचानक एक बारगी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि हमारे कुंभ के संबंध में हमें कुछ अच्छी जानकारियां दे सकता है। Now the person should be said to be accidentally I have inquired with that is encountered with that person and I got some information from that person, that is said to be accidental precision. सपोज करिए कि एक साधारण सा एग्जांपल दे, तो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और अचानक एक बार की मुझे एक फोन कॉल आ जाता है और मुझे तुरंत क्लास से जाना होता है। क्लास में शोर ना हो इसलिए जो सामने स्टूडेंट मुझे मिला मैंने उसको तुरंत ही कहा, बेटा आप जरा सा देखो बच्चे स्टूडेंट शोर ना करें और आप शांति बनाए रखिएगा, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, कोई भी हो तो नाम हमें बता दीजिएगा। नाउ इट इज सेड टू बी एक्सीडेंटल सैंपल बिकॉज दैट पर्सन is not the representative, that is the representative, but that is not the perfect representative, and in that case I haven't thought about that person, यानी मैंने किसी भी विधा पर उस पर विचार नहीं किया, ना ही उस व्यक्ति को हमने दैव प्रतिचयन के आधार पे ये पूर्व से सबके चांसेस देते हुए देखा, बस हमने एक आकस्मिक रूप से जो सामने पड़ा हमने उसको एक मॉनिटर न्यूट कर दिया। तो इस प्रकार से हम फील्ड में गए, हमें जैसा व्यक्ति मिल गया हमने उससे एक इनकाउंटर रूप से उससे क्वेश्चन कर लिए, हमें कुछ डाटा मिल गया, हम पहले से प्लान नहीं थे, हमने कोई पर्पस नहीं किया था, हमने कोई प्लानिंग नहीं की। यानी ध्यान रखिएगा जनरली क्या होता है डिफरेंस बिटवीन द रैंडम एंड एक्सीडेंटल, यहाँ हम प्लानिंग करते हैं, रैंडम में हम प्लान रूप से करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे, बट एक्सीडेंटल में इट इज नॉट नेसेसरी टू प्लान, सो इट इज हैपेंड, इट इज ओकेजनली हैपेंड हो गया, बस इसमें इतना ही कहा जा सकता है। ठीक है, नाउ अब हम एक और इंपॉर्टेंट सैंपलिंग की ओर चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नो बॉल सैंपलिंग। स्नो बॉल सैंपलिंग, स्नो बॉल सैंपलिंग बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एक अध्याय है, यानी सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्नो बॉल सैंपलिंग। इसको हिंदी में कहते हैं हिमकुंदक प्रतिचयन या हिमगेंद प्रतिचयन। हिमकुंदक, हिमगेंद प्रतिचयन। हिमगेंद, अब सीधी बात है, स्नो यानी बर्फ, बॉल यानी गेंदा, तो बर्फ का बर्फ का गेंदा। अब बर्फ का गेंदा, अब बर्फ का गेंदा का मतलब क्या हो गया कि जैसे बर्फ है उसके गेंदे को, जाहिर सी बात है बर्फ की गेंदे पर आधारित होने की वजह से, उसकी समान प्रकृति होने की वजह से इसे हम स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। जैसा कि बर्फ के गेंदे की प्रकृति देखी जाती है, तो जैसा बर्फ की गेंदे की प्रकृति होती है ठीक उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पर हिमगेंद प्रतिचयन उसी के समान के आधार पर। समानता कैसे, किस प्रकार से समानता है यहाँ पर देखिए, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि हम बर्फ के ढर्रे में, ठीक है, बर्फ को जोड़ें तो ढर्रा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो जैसे बर्फ के ढर्रे में बर्फ के जोड़ने से बर्फ का साइज बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार के सूचना के एक बिंदु में, किसी तरीके से सूचना के एक बिंदु को निर्मित करके उसमें रिसोर्सेस या सोर्सेस के माध्यम से सूचना के अन्य तत्वों को जोड़ते जाएं, इससे सूचना का दायरा धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है। तो सूचना का दायरा सूचना के अन्य स्रोतों के मिलने से धीरे धीरे बढ़ जाने की प्रकृति समान उसी प्रकार जिस प्रकार से एक बर्फ के गोले में, बर्फ के ढर्रे में बर्फ जोड़ने से उसका साइज बड़ा होता जाता है, ठीक प्रकार से सूचना का दायरा सूचना के मिलने से, सूचना के जुड़ने से धीरे धीरे उसका भी तत्व बड़ा होते जाने की समान प्रकृति पाए जाने की वजह से इसे हिमकुंदक प्रतिचयन कहते हैं। देखिए इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, ध्यान से समझिए, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अध्ययन समग्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती या आधी अधूरी अपर्याप्त जानकारी होती है एवं सूचना दाताओं से संपर्क करना और उनसे जानकारी इकट्ठा करना काफी कठिन माना जाता है। अब
जाहिर सी बात है, हम कोई ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जिस पर अभी तक बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, बहुत अधिक खोज नहीं हुआ है। तो ऐसे दृष्टिकोण पे जब हमारे पास सामने बहुत अधिक खोज नहीं हुए हैं, कम हमारे पास डाटा है, ठीक है, डाटा कलेक्ट हम नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी, हमारे पास सोर्सेज की कमी है। सपोज करिए हम पहली बार ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जिस पर किसी ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया, ऐसा टॉपिक लिया जिस पर अभी तक किसी ने कोई कार्य नहीं किया, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना मुश्किल काम होगा, सॉरी सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना मुश्किल काम होगा। तो प्राइमरी सोर्सेज को हमें देखना होगा। प्राइमरी सोर्सेज के दृष्टिकोण से क्या होगा, हम कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे, वो हमें अन्य लोगों के सोर्सेज बताएंगे, उन अन्य लोगों के सोर्सेज से हम किसी अन्य व्यक्ति से मिलेंगे, और इस प्रकार से हमें जो डाटा है धीरे धीरे कलेक्शन शुरू हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मैं कुंभ के मेले में जानकारी, कुंभ पे ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, कुंभ के मेले के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। अब नाउ आई एम अ न्यू रिसर्चर एंड आई डोंट हैव मच सोर्सेज फॉर कुंभ मेला, ठीक है। अब फॉर दैट पॉइंट व्हाट शुड आई डू, आई जस्ट फाइंड सम बुक्स और आई हैव सम पीपल्स हु हैव डन सम रिसर्च अर्लियर ऑन कुंभ मेला और मेला। सो जो लोगों ने कुंभ पे पहले कोई कार्य किया हो उनसे संपर्क करने का प्रयास करूंगा, कुंभ से जुड़े हुए लोगों से संपर्क करने का प्रयास करूंगा। सपोज करिए कि हमने अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से संपर्क किया, उन्होंने हमें एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन के पास जाने का, उनसे मैंने मिला, उन्होंने बताया, कुछ किताबें रेफर किया, उन किताबों के पीछे कुछ लोगों के नंबर दिए थे, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे फला जगह फला महंतों से मिलने की सलाह दी, और ऐसे भी सोर्सेज मिले जहां पर कुंभ नहीं लेकिन अन्य मेले पर अध्ययन हुए, उन लोगों से मुलाकात हुई, उनसे डाटा हुआ, उनके सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया, मेले की विशेषताओं को पढ़ने के लिए सोर्सेस को मिले। इस तरह से क्या हुआ कि हम एक से दूसरे से तीसरे से चौथे, और धीरे धीरे हमारा दायरा जस्ट लाइक बर्फ का गोला, देखिए समझिए का प्रयास करिएगा। सपोज करिए कि ये बर्फ है, बर्फ छोटा सा है, और इसके ऊपर धीरे धीरे बर्फ का ढर्रा, बर्फ की बूंदें गिरने से ये इसका दायरा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज इट टू बी, स्नो बॉल, यानी स्नो बॉल, बर्फ का गोला बढ़ता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या है कि व्हेन आई गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन, नाउ अदर पर्सन get me some information, then he referred to me some other person, मैं उस व्यक्ति से मिला, उस व्यक्ति ने मुझे अन्य व्यक्ति के पास रेफर किया, अन्य व्यक्ति ने मुझे किसी और से रेफर किया। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या है कि हम डाटा को अन्य लोगों से प्राप्त कर रहे हैं, और ठीक इसी प्रकार से हमारा ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है, जैसा कि एक हिम के गेंद में होता है। That is said to be हिमकुंदक प्रतिचयन। इस वजह से, इसकी समानता होने की वजह से इसे हिमकुंदक प्रतिचयन कहते हैं, ठीक है। देखिए यह विधि हिमगेंद की उपमा पर आधारित है। हमेशा नोटिस कर लीजिए कि द मेथड इज बेस्ड ऑन द सिमिली ऑफ स्नो बॉल इन विच बाय एडिंग द बॉल्स ऑफ स्नो इट्स साइज इंक्रीजेस ग्रेजुअली, जिसमें बर्फ के ढेरे या ढेले को बार बार बर्फ मिलाकर जैसे जैसे गोल किया जाता है उसका आकार बढ़ता जाता है, ठीक है। देखिए ये पूरी तरह से असंभाव प्रतिचयन का उदाहरण माना जाएगा। असंभाव और संभाव्य के विषय जान लीजिए, अभी हम और क्लियर करेंगे। संभाव्य का मतलब प्रोबेबल, यानी जिसमें सबकी चुने जाने की संभावना हो। असंभाव यानी जिसमें सबकी चुने जाने की संभावना बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या है कि जिसने हमें रेफर किया, हो सकता है उसने हमें गलत रेफरेंस दे दिया हो, हमें जिस व्यक्ति के पास भेजा गया हो वो व्यक्ति परफेक्ट ना हो। ये भी हो सकता है कि हम जिस व्यक्ति से मिले हों उसने हमें गलत रास्ता दिखा दिया। सपोज करो हम किसी के पास गए, हमने कहा भैया कचहरी जाने का रास्ता, उसने कहा बाएं चले जाइए जबकि दाएं जाना था, हम बाएं गए, उस व्यक्ति ने हमें और भिड़ा दिया। इस प्रकार से हम गलत रास्ते को भी जा सकते हैं। तो 100% संभाव्यता इसमें नहीं है, सबके चांसेस नहीं, जबकि अन्य देखें रैंडम में तो 100% संभाव्यता होती है, यानी सबके चांसेस होते हैं, सभी में से किसी एक का चुना जाना होता है, ठीक है। Now students, I shall move to the next type of sampling and that is purposive sampling. वो है purposive sampling। फोर्थ पॉइंट है purposive sampling। purposive sampling इसका हिंदी में कहा जाए तो उद्देशात्मक प्रतिचयन। क्या कहेंगे? उद्देशात्मक प्रतिचयन। अब उद्देश्य को आधार बना के किया गया प्रतिचयन। जाहिर सी बात है हम अपने उद्देश्य को पर्पस में रखकर अगर मॉनिटर सेलेक्ट करें तो बहुत बेटर होगा।
ना कि ईश्वर की इच्छा को मानते हुए जो मॉनिटर सिलेक्ट करे। सपोज करिए कि ईश्वर की इच्छा मानते हुए एक व्यक्ति मॉनिटर सिलेक्ट हो गया जो बहुत ही न्यू स्टूडेंट है और उसे कोचिंग के विषय में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति सब लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जाता, हर व्यक्ति उसको लाइक नहीं करता, उसकी बातें, उसकी शैली परफेक्ट नहीं है और कहीं ना कहीं से वो हमें भी ठीक नहीं लगता। लेकिन अब चूंकि से एक ईश्वर की इच्छा के आधार पर उस व्यक्ति को मॉनिटर बना दिया गया, सो ऐसे में दैट विल नॉट अ गुड मॉनिटर, क्योंकि उससे पब्लिक कंडक्ट भी अच्छा नहीं है और टीचर कंडक्ट भी अच्छा नहीं है। फिर ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की स्वयं की पढ़ाई प्रभावित होने लगे, क्योंकि वो अच्छा कहा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे सकता, अपनी पढ़ाई को नहीं मेंटेन कर सकता। कल को उसके गार्जियंस हमें कंप्लेन भी करने लगे कि सर आपके पास पढ़ने के लिए भेजा था, आप इससे क्या राजनीति करा रहे हैं और ये बच्चे से काम कराते हैं, हमारे बच्चे की पढ़ाई खराब होती है। कई इश्यूज हमारे सामने आ सकते हैं। सो ऐसे दृष्टिकोण से हमें लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को चयन करना चाहिए था जिस पर हमारी पकड़, जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं वो मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुने, उसमें एक टीचर के प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना हो, प्लस वो एक स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, उसकी पढ़ाई भी खराब ना हो, सारे दृष्टिकोण से परफेक्ट मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट मॉनिटर सेलेक्ट किया जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं चाहता हूं, एज आई विश अकॉर्डिंग टू मी, एक स्टूडेंट का सेलेक्ट किया जाना। अब ये क्या कहलाएगा? दैट इज सेड टू बी पर्पसिव सैंपलिंग, उद्देश्य पूर्ण या उद्देशात्मक प्रतिचयन। इसी को कई बार हम हिंदी में निर्णयात्मक प्रतिचयन भी कहते हैं, निर्णयात्मक प्रतिचयन। एक बार पुनः आपको रिपीट करूंगा, जब किसी प्रतिदर्श का चुनाव सुविचारित रूप से, सुविचारित पहले से हमने विचार कर लिया, सुविचारित रूप से किन्हीं परिवर्तनों के आधार पे, यानी कुछ वेरिएबल्स के आधार पे, जैसे अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, लेबरियस होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, ओल्ड स्टूडेंट होना चाहिए और कंडक्ट पीपल अच्छा होना चाहिए। तो ये सब कुछ हमने चर यानी वेरिएबल्स, चर के ऊपर मैंने एक वीडियो आपको पहले भी बना के अपलोड किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। चर यानी वेरिएबल्स, तो मैंने कई एक परिवर्तन यानी वेरिएबल्स बना लिए और इन वेरिएबल्स के आधार पर व्यक्ति का सिलेक्शन कर रहा हूं, तो इसे क्या कहेगा भाई यहाँ पर जजमेंटल। तो परिवर्तियों के आधार बना करके किया जाता है ताकि चुनी गई इकाइयां समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके और तो इसे हम प्रतिनिधित्व कर सके और बेहतर रूप से हमें डाटा बता सके यानी तथ्य दे सके। इसमें शोधकर्ता के निर्णय पर आधारित होने के कारण समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना प्रायः समाप्त हो जाती है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले से निर्णय बना लिया कि ओल्ड स्टूडेंट में से चयन करूंगा, मैंने पहले से निर्णय बना दिया कि जो टॉपर्स हैं उनमें से चयन करूंगा, तो फिर सबके चांसेस अब नहीं रह जाते, भी सबके चांसेस कट गए। अब इसमें मैक्सिमम लोगों के आने के चांसेस नहीं होगा, मिनिमम में से कुछ लोगों के चयन होना है, तो ये असंभाव्य प्रतिचयन का एक उदाहरण हो जाता है। इसीलिए इसे निर्णयात्मक प्रतिचयन, चूंकि मैंने अपना निर्णय पहले ही बना लिया कि मुझे किसी को सिलेक्ट करना है, अतः अब तो एक खाना पूर्ति रह गई कि अब जिसको सिलेक्ट किया जाना वो एक कहने को रहेगा, बाकी मैंने तो मन से पहले ही बना लिया कि मैं फला व्यक्ति को मॉनिटर बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले 5th पे चलते हैं, दैट इज एरिया सैंपलिंग। नाम से ही क्लियर हो जाता है, एरिया सैंपलिंग यानी क्षेत्र को आधार बनाकर किया गया प्रतिचयन। जनरली ज्योग्राफिकल एरियाज में, ज्योग्राफिकल रिसर्च में, भौगोलिक रिसर्च में हम इसका प्रयोग जरूर करते हैं। तो प्रतिचयन की वह विधि जिसमें समग्र में से किन्हीं एक क्षेत्र को चुन लिया जाता है, इसे क्षेत्र प्रतिचयन कहते हैं। द मेथड ऑफ सैंपलिंग in which any area is being selected from the universal set is known as the area sampling। ठीक है, क्लियर हो बात? इस विधि में आपका प्रयोग प्रायः भौगोलिक, पॉइंट नोट रख लीजिएगा, जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो वीडियो देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक कॉपी पेन में लिखते चलें। जो ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके पास मैं सप्लीमेंट नोट्स भेज देता हूं, जो मुझे पढ़ाना है, जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है, तो वो नोट्स में अंडरलाइन करते चलें। तो मैं बता रहा था कि इस विधि का प्रयोग प्रायः भौगोलिक तथा कृषि, पॉइंट क्या है, भौगोलिक तथा कृषि क्षेत्रों में बहुतायत रूप से किया जाता है, परंतु आजकल ये जरूर देखा जा रहा है कि ये सामाजिक शोधों में भी प्रयोग किया जा रहा है, लगभग बहुत से अधिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड 6th सैंपलिंग इज डोमल सैंपलिंग। डोमल सैंपलिंग। अब
डोमल का मतलब क्या है? डोमल का मतलब होता है क्षेत्रीय प्रतिचयन। क्षेत्र, अब क्षेत्र और क्षेत्रीय, ठीक है। अब डोमल वर्ड से क्या निकल के आता है? डोमल वर्ड से निकल के आता है रिहायशी, रहने वाले घरों के ऊपर। अब रहने वाले घर यानी स्पष्ट है कि घरों के आधार पर, रिशांदे के आधार पर, रिहायशी क्षेत्र या रहने के ऊपर, रहने की विशेषताओं के आधार पर। अब इस दृष्टिकोण से देखे जाए तो घर की बनावट, घर की में रहने वाले लोगों के आधार पर किसी विशेष क्वालिटी जो घर के अंदर पाई जाए तो घर से रिलेटेड। अब क्या होता है कि इस प्रकार के प्रतिचयन में हम एक विशेष रूप से किसी खास क्षेत्र के घरों के व्यवस्थित ढंग से या किसी पूर्व योजना अनुसार चयन किया जाना होता है। इस विधि में निर्देश दिए होते हैं कि चयन किए गए क्षेत्र विशेष के लिए प्रत्येक घर में किस व्यक्ति को प्रतिचयनित किया जाना सम्मिलित किया जाता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है पल्स पोलियो अभियान। उसमें यह ध्यान रखा जाता है, पूछा जाता है कि आपके यहाँ अगर छोटे बच्चे हैं, जो सीधी बात है, डोर बेल रिंग किया गया और पूछा भी एक आशा वर्कर की भैया आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है क्या, शिशु है, हम पल्स पोलियो अभियान से हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हैं तो ठीक, नहीं तो दूसरे घर। इसका स्पष्ट मतलब कि छोटे बच्चे जिन जिन घरों में रहते हैं, तो छोटे शिशु जिन जिन घरों में हुए हैं, तो अब क्या हो गया, डोमल सैंपलिंग हो रहा है। इसी प्रकार से वृद्ध लोगों पर होमियोजेनिया आ रही है, अध्ययन कर रही है कि भाई जो घर में वृद्ध लोग हैं जिनकी उम्र 80 साल से 100 साल के बीच में, ऐसे कौन से घर हैं, उनसे मिलना, उनके लोगों की जानकारी लेना। तो जिन घरों में वृद्ध लोग हैं उनके पास जाना। देखिए ये बहुत ही अच्छा सैंपलिंग है अगर इसको बड़े एक प्लानिंग्स के दृष्टिकोण से गवर्नमेंट प्लानिंग में प्रयोग किया जाए। जैसे गवर्नमेंट कोई योजना बनाए कि हमें ये देखना है कि कौन लोग पॉवर्टी लाइन में है या बहुत पुअर है, तो अब सरकार योजना बनाती है तो योजना का तुरंत ही कोई ना कोई तोड़ निकल जाता है कि पुअर, तो पुअर के दृष्टिकोण से एक एफिडेविट वकील साहब तैयार कर देते हैं और उस एफिडेविट को लीगल मान लिया जाता है, उस पर मोहर लग जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि इनकी इनकम एक महीने में 2000, 3000, 2500। अब पता है ये साहब उनके यहाँ परिवार की सदस्य संख्या 10 है और एक व्यक्ति मिनिमम खाना खाता है, तो गिरी से गिरी हालत में जो है एक दिन में 100 रुपए का खाना खा लेता है। तो अगर आप सोचिए तो एक व्यक्ति पे 3000 खर्च है, तो 10 लोगों का परिवार है, हम 30,000 ना भी माने तो 15 से 20,000 तो खर्च होगा ही होगा। अब इस दृष्टिकोण से उन्होंने कितना बनवाया, उन्होंने लिखा है कि हम 2 से 2,500 रुपए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो केवल इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर हम सही गलत और गरीब और अमीर के दृष्टिकोण से मान लेते हैं और सरकारी बेनिफिट देने लगते हैं। इसके बजाय अगर रिहायशी क्षेत्र में उनके घरों की बनावट, अब घरों की बनावट जाहिर सी बात है कि उनके घर पे अगर शेड नहीं है, उनके घर के दीवारों में अगर प्लास्टर नहीं है, कुछ ऐसे रहने की कंडीशंस को अगर सेलेक्टिव रूप से अपना करके अब तब गवर्नमेंट प्लानिंग की जाए तो इससे अच्छी तरीके से प्लान करके लोगों का चयन करना और बेनिफिट सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर दिया जाना और कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि डोमल सैंपलिंग बहुत अच्छा है और इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। So in this method, the direction is clearly given. The type of persons whom to be sampled from the houses of the selected areas must be taken as an example. I have told you earlier that is pulse polio abhiyan or something else. So now students, moving to the other topic, and that is cluster sampling. Cluster is very important. Cluster sampling. क्लस्टर एज यू नो नाम से ही है गुच्छ प्रतिचयन, गुच्छी। अब गुच्छे का क्या मतलब हो गया, एक झटके से, अब एक झटके से कुछ क्षेत्रों का चयन कर लेना। अब देखा जाए तो क्लस्टर सैंपलिंग और एरिया सैंपलिंग में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। जो क्लस्टर है वही एरिया है, बस अंतर है कि एरिया में हम विशुद्ध रूप से क्षेत्र को रख लेते हैं, ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से ज्यादा प्रयोग करते हैं, जबकि क्लस्टर में हम किन्हीं भी आधारों को, किन्हीं भी इस समग्र को रख सकते हैं। क्लस्टर का शाब्दिक अर्थ है गुच्छ या समूह, अतः व्यक्तिगत इकाइयों की एक गुच्छे या समूह के चुनाव की विधि को गुच्छ प्रतिचयन या संभाग विधि कहते हैं। ध्यान से, संभाग विधि भी इसी को कहते हैं। संभाग प्रतिचयन और क्षेत्र प्रतिचयन में कोई विशेष अंतर नहीं है, मात्र अलग अलग संदर्भों में प्रक्रिया के प्रयोग किए जाने के कारण इनके नामों में अंतर होता है। तो देयर इज नॉट स्पेसिफिक डिफरेंस इन क्लस्टर सैंपलिंग
and in area sampling only due to their use in different contexts and processes there is difference in their names. ठीक है, संभाग विधि में संपूर्ण जनसंख्या को पहले कुछ संभाग यानी कुछ पार्ट्स में बांटा जाता है, तत्पश्चात इनमें से कुछ निश्चित मात्रा को कुछ संभागों को दैव प्रतिचयन के आधार पर चुन लिया जाता है। इन चुने हुए संभागों में से इकाइयों को या सभी इकाइयों को दैव प्रतिचयन के द्वारा अध्ययन किया जाता है। In cluster method, previously the total population is divided in few groups. Then on the basis of a random sampling, a certain amount of portion is selected. Then from the selected sections, few units or all units are studied on the basis of random sampling. ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, that is cluster sampling. इसके बाद स्टूडेंट्स अगला सैम्पलिंग है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरित प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरित प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन, ये स्तरों में बांट देना, स्टेटा में बना देना। अब स्ट्रेटिफाइड एज यू वेरी वर्ड इट इज मीनिंग क्लियरिंग दैट जब हम किसी चीज को क्लासिफाइड कर दें, स्तरों में बांट दें, उसको हायरार्की कर दें, यानी कि छोटा बड़ा क्रोनोलॉजिकली यानी किसी भी आधार पे हम उसे उच्चता निम्नता क्रम में बांट दें, तो इट इज सेड टू बी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग किसी समग्र को कुछ प्रासंगिक यानी रेलिवेंट, समग्र यानी यूनिवर्सल को रेलिवेंट परिवर्तियों के आधार पर, परिवर्त यानी वेरिएबल्स के आधार पर स्ट्रेटों में बांटकर प्रत्येक वर्ग में से कुछ निर्धारित संख्या में इकाइयों को चुनने की एक ऐसी विधि है ताकि प्रतिदर्श में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता बनी रहे। नाउ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग is a method of classification of the classes on the basis of few relevant variables, then selecting few units so that the sample represent the need of all the classes in it. That is, यदि इकाइयों को एक बार फिर समझिए, यदि इकाइयों को अब यहां पे समझिए क्या कर रहे हैं, फिर से बताओ कि कुछ वर्गों में स्टेटों में बांट दिया। जैसे मान लीजिए कुछ विशेष क्वालिटी के आधार पर हमने कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप को निर्धारित कर दिया। जैसे हमने कहा कि हमें इस क्लास में मॉनिटर सिलेक्ट करना है, वही एग्जाम्पल ले रहा हूं, और हमने एक टेस्ट रख लिया, हमने 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स के मॉनिटर सिलेक्ट करने के दृष्टिकोण से उनसे हमने 50 क्वेश्चंस पूछे और 50 क्वेश्चन में से जो अंक आए उन स्टूडेंट्स का हमने यहाँ पर रैंकिंग कर दिया। अब हमने देखा कि 10 से 15 अंक 10 से 20 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 5 है और 21 से 30 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 0 से 10 भी रख लूं, 0 से 10 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 5 है, 10 से 20 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 15 है और 21 से 30 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 15 है और 30 से 40 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 15-35 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10 रख लिया और कहा जाए तो 40 से 50 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 5 है। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर हमने हर एक में से एक एक बच्चे को सिलेक्ट कर लिया। पहले हमने स्टेटा में बांटा, पहले हमने स्ट्रेटिफाइड किया बच्चों को, ठीक है, वर्गों में बांट दिया। अब नाउ क्या किया, हमने क्लास इंटरवल के आधार पर देखा, किसी एक क्लास इंटरवल में वर्ग अंतराल में 5, कहीं 15, कहीं 10, कहीं 5, और हमने हर एक वर्ग से एक एक बच्चे को सिलेक्ट कर दिया। सपोज करिए 5 हमें प्रीफिक्स का चुनना था, 5 पॉइंटर सिलेक्ट करना था, तो हमने निकाल लिया। लेकिन अब इसमें देखिए कमी क्या आ रही है, इसमें कमी दिख रही है कि कहीं 5 और कहीं 15 और कहीं 10, तो कहीं 5 में से एक का चयन हो रहा है, कहीं से 15 में से एक का चयन हो रहा है, कहीं 10 में से एक का चयन हो रहा है। एक प्रकार से त्रुटि युक्त हो रहा है, सही रूप से बराबर सैंपलिंग नहीं हो रही है। लेकिन इतना करके जब हमने छोड़ा तो इट इज सेड टू बी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। लेकिन अगर हम ये ध्यान रखें कि जो क्लास इंटरवल है ये बराबर रहे, क्लास इंटरवल बराबर रहे और ये भले ही जब फ्रीक्वेंसीज है वो बराबर रहे, वर्ग में इक्वल नंबर हो, भले ही क्लास इंटरवल हमारा बदल जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, यानी अनुपातिक स्तरित प्रतिचयन। अब ध्यान समझिएगा, इस स्तरित प्रतिचयन का एक दूसरा स्वरूप है जिसमें अनुपातिक स्तरित प्रतिचयन की बात हम कर रहे हैं।
तब यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल को चेंज, क्लास इंटरवल पे ध्यान न देकर वर्ग पे ध्यान दिया। हमने देखा कि हमें 50 बच्चे हैं तो हर बच्चों के 10-10 बच्चों का ग्रुप बना लिया। तो यहाँ पे हमने जो ग्रुप है वो इक्वल रखा, 10 बच्चों का ग्रुप हमने इक्वल रखा। ये हमने क्लास बच्चों की फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी लिख लें, 10-10 बच्चों की फ्रीक्वेंसी इक्वल रखा। अब हमने देखा क्लास इंटरवल जो है वो भले ही चेंज हो जाए कोई फर्क ना पड़े। तो हमने देखा कि भाई 0 से लेकर के 0 को 1 से रख लेते हैं, 1 से लेकर के और 16 मार्क्स तक के 10 बच्चे आए। फिर हमने देखा 17 से लेकर के 28 मार्क्स तक के 10 बच्चे आए। फिर 29 से लेकर के 35 मार्क्स तक के बच्चे 10 आए। फिर 36 से लेकर 46 तक के बच्चे 10 आए और 47 से लेकर के 50 तक के बच्चे 10 आए। तो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल को तो डिफरेंस कर ले रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी को बराबर रखें। अब नाउ हर एक वर्ग से एक एक बच्चे को हम सेलेक्ट कर लिए। अब ये एक एक बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है रैंडमली हो, ध्यान से समझिएगा, हो सकता है इसके बाद हम रैंडमली कर लें। तो फिर से एक बात समझिएगा, ये स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड का ये क्या है, प्रोपोर्शनल सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल सैंपलिंग, क्योंकि हमने 10-10 हर बच्चों की जो फ्रीक्वेंसी थी, वर्ग थी, उसको बराबर रखा। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखकर वर्गीकरण करें, जब हम फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखकर स्ट्रेटिफाइड करें, तो हम इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। और जब हर एक वर्ग में से एक एक व्यक्ति का सिलेक्शन कर रहे हैं और वो भी रैंडम आधार पर, देन इट इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, पॉइंट समझिएगा। प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग हमने बोला। और इसके अलावा इससे पहले हम जनरल सैंपलिंग की बात कर रहे थे। जनरल सैंपलिंग, जब हमने जनरल रैंडम सैंपलिंग की बात आपसे की थी, अब तभी मैंने कहा था कि इसको जनरल रैंडम सैंपलिंग कहेंगे, कोई साधारण रूप से हमने चयन किया था। लेकिन जब हम स्ट्रेटिफाइड वगैरह करके प्रोपोर्शनली इसको मेंटेन करके तब अगर हम रैंडमली लेते हैं तो इसका रैंडम के ये प्रकार भी दिखने लगते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग बन गया। क्लियर, समझा? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सो यहाँ पर मैंने आपको 3 प्रकार के स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के विषय में बताया। पहला तो नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, जिसमें हमने स्टेटा में वर्गों में बांट दिया और फिर इसके बाद चयन कर लिया किसी एक का। दूसरा है जब हमने प्रोपोर्शन को बराबर रखा, यानी स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल सैंपलिंग। और तीसरा है स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग। एक और निकल के आता है और दैट इज सेड टू बी कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, यहाँ पे कहूंगा ये 9th है, जैसे हम कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग। जब हमने पूरे सैंपल जो किया था स्ट्रेटिफाइड कर लिया, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड करने के बाद हमने कोटा बना दिया। हमने कहा कि ऐसा है कि जो लोग टॉप मार्क्स पाए हैं, जिनका अंक 40 से लेकर 50 के बीच में आए हैं, अब भले इसमें 5 बच्चे केवल आते हो, उन्हीं से इस बार मॉनिटर सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये विल बिकम अ कोटा सैंपलिंग। क्या बनेगा ये? कोटा सैंपलिंग। क्लियर? तो एक बार पुनः इसको मैं रिपीट कर दूं आपको। देखिए, स्तरित प्रतिचयन फिर से समझिएगा। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इन स्तरित प्रतिचयन किसी समग्र को कुछ प्रासंगिक इकाइयों के आधार पे वर्गों यानी स्टेटा में बांटकर प्रत्येक वर्ग में से कुछ निर्धारित संख्या में इकाइयों को चुनने की एक ऐसी विधि है ताकि प्रतिदर्श में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता बनी रहे। यानी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग is a method of classification of the classes on the basis of few relevant variables, then selecting few units so that the sample represent the need of all the classes in it. यदि इकाइयों को अनुपात प्रत्येक वर्ग में समस्त जनसंख्या की भांति प्रतिदर्श में भी समान है, तब इसे आनुपातिक प्रतिचयन कहते हैं। या कभी कभी हम साधारण या कभी कभी हम केवल कभी कभी स्तरित अनुपातिक प्रतिचयन कहते हैं।
if the ratio of the units is equal in the sample of each classes, then it is known as the proportional stratified sampling or often known as proportional sampling. यदि प्रत्येक वर्ग में से इकाइयों का चुनाव दैव प्रतिचयन के आधार पर किया जाता है तो यह स्तरित दैव प्रतिचयन विधि कहलाती है. If the units are selected in each classes on the basis of random sampling, then it is known as stratified random sampling. किंतु जब प्रत्येक वर्ग में से इकाइयों का चुनाव दैव प्रतिचयन के आधार पर नहीं किया जाता, तब यही विधि यथांश यानी कोटा प्रतिचयन में बदल जाती है. If in each class the units are not selected on the basis of random sampling, then it is known as quota sampling. तो मैंने आपको कोटा सैंपलिंग बता दिया. अब एक और है, लास्ट यहां पर रखूंगा, मल्टी स्टेज सैंपलिंग. The last, that is multi-stage sampling. नाम से क्लियर होता होगा. मल्टी स्टेज सैंपलिंग का मतलब यहाँ पर ऐसा बहुत से चरणों में हो रहे सैंपलिंग, बहुत से चरणों में प्रतिचयन का किया जाना. जैसे एक एग्जांपल से क्लियर कर दे रहा हूं. जैसे आईएएस ऑफिसर का सिलेक्शन किया जाना, तो प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर मेडिकल हुआ. तो यहाँ क्या 4 चरण में हो गया सैंपलिंग. अब इसमें क्या सभी का चांसेस है, बस एकदम बेसिक से शुरू होगा और कई चरणों में इस प्रकार की सैंपलिंग होगी. यहाँ पे अगर कहूं तो जब अंतिम मुख्य प्रतिदर्श का चुनाव कई चरणों से संपन्न होकर गुजरता है, तब इसे हम बहुचरणीय प्रतिचयन कह देते हैं. When the last or the main sample is elected on many steps, on overgoing many steps, then it is known as multi-stage sampling. अब विशाल समग्र को अगर हम देखें तो को कई समूह और उप समूह और खंडों में आदि में विभाजित करके प्रतिचयन के प्रत्येक चरण में एकाधिक इकाइयों के समूह के चुनाव की प्रक्रिया ही बहुचरणीय प्रतिचयन कहलाती है. आफ्टर डिवाइडिंग द लार्ज यूनिवर्सल सेट इन मेनी ग्रुप्स, सब ग्रुप्स एंड सिलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग मोर देन 1 यूनिट्स इन ईच स्टेप्स इज नोन एज मल्टी स्टेज सैंपलिंग. तो जनरली साधारण दैव प्रतिचयन की भांति इसमें प्रतिदर्श इकाइयों का चुनाव एक चरण में नहीं किया जाता, यानी इसमें कई चरणों में हम प्रयोग करते हैं. विशाल समग्र में इकाइयों का प्रत्येक चुनाव करना ना तो संभव है और ना ही व्यवहारिक. नोट कर लीजिए, विशाल समग्र में इकाइयों का प्रत्यक्ष चुनाव ना तो संभव है ना ही व्यवहारिक. ऐसे में प्रतिनिधिक इकाइयों के चुनाव के लिए बड़े समूह में से कुछ छोटे समूह, फिर चुने गए समूह में से और उसमें कुछ और उप छोटे समूह या उप समूहों में समग्र को विभाजित करने की प्रक्रिया तथा उसमें से अंतिम इकाई को चुनाव करने की प्रक्रिया को बहुचरणीय प्रतिचयन कहलाता है. इन लार्ज ग्रुप the selection of units directly in neither possible nor behavior, so in such condition the process of selection of representatives units is first done in large groups, then it in few small groups, then again in sub small groups, and at last the unit is selected for the final subset is known as a multi-stage sampling. भारत में अगर हम देखें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है अपने अध्ययनों में भारत में मल्टी स्टेज सैंपलिंग का आज भी प्रयोग करता है. राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्राय किए जाने वाले सर्वेक्षणों में सामान्यतः इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम प्रांतों, फिर प्रदेशों या फिर उसके बाद पश्चात जिलों के स्थित या उसमें खंडों उपखंडों आदि का चुनाव हेतु चयन करते हैं. स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ सैंपलिंग के विषय में डेप्थ में बताया. अब थोड़ा सा एक और क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, दैट इज संभावना मूलक प्रतिचयन और असंभावना मूलक प्रतिचयन क्या है, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग किसे कहते हैं. तो देखिए, जब हम संभावना मूलक की बात करते हैं तो प्रतिचयन का वह विधि, वह रूप जिसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात होती है, निर्धारित होता है, संभावना मूलक प्रतिचयन कहलाता है. जैसे साधारण दैव प्रतिचयन, अभी रैंडम सैंपलिंग के जितने प्रकार है वो सब प्रोबेबल में आएंगे. साधारण दैव प्रतिचयन, स्तरित दैव प्रतिचयन, बहुचरणीय प्रतिचयन, क्योंकि बहुत से चरण में हो रहा है लेकिन सब बेसिक से दुनिया के भारत के सभी नागरिकों को आईएएस बनने का अधिकार है, यानी सब इसमें चयन हो सकते थे, सारे लोगों को चांस था. इससे बहुचरण प्रतिचयन, क्षेत्र प्रतिचयन, संभाग प्रतिचयन भी इसी के अंतर्गत रखा जाएगा. संभावना विहीन, तो संभावना विहीन वो प्रतिचयन की वह विधि जिसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना निर्धारण संभव नहीं होता. संभावना विहीन या संभाव प्रतिचयन असंभाव प्रतिचयन कहलाता है.
Such a form of sampling in which the probability of being selecting of its units is not possible is known as non-probable sampling. जैसे आकस्मिक प्रतिचयन, एक्सीडेंटल सैंपलिंग, निर्णयात्मक प्रतिचयन, पर्पजिव सैंपलिंग, यथांश यानी कोटा प्रतिचयन, वो भी इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ सैंपलिंग को इन डेप्थ में क्लियर कर दिया। सैंपलिंग के सारे व्यूज को, रैंडम सैंपलिंग, ईश्वर की इच्छा मान को, आकस्मिक प्रतिचयन यानी एक्सीडेंटल सैंपलिंग यानी अचानक की गवारगी, कोई सामने आपके एनकाउंटर हुआ, आपने उस व्यक्ति का प्रतिचयन किया, उसका सैंपल किया, उसे डाटा ले लिया। स्नोबॉल सैंपलिंग यानी धीरे धीरे लोगों से सूचना ग्रहण करते हुए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन के आधार पर लोगों से मिलते हुए सूचना का दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे बर्फ के गोले में ढर्रे में बर्फ के जोड़ने से बर्फ का दायरा बढ़ता गया, ठीक उसी प्रकार से सूचना का दायरा बढ़ने के क्रम के आधार पाए जाने की वजह से इसे स्नोबॉल सैंपलिंग कहा जाता है। पर्पजिव, पहले से ध्यान में रखकर हमें ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मैंने कुंभ मेला का स्टडी किया तो कुंभ का सबसे अच्छा जानकारी रखने वाला व्यक्ति मुझे लगता था कि साधु है, तो मैंने साधुओं को पर्पस बना करके साधुओं से जानकारी लिया। ये पर्पजिव सैंपलिंग। एक बात का ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक रूप से आपके रिसर्च, आपके सुपरवाइजर पर्पजिव सैंपलिंग के लिए आपको प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप बच जाते हैं जब आपका वाइवा वोस होता है। वाइवा वोस होता है स्टूडेंट्स जब आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं, पीएचडी फाइनल हो जाने के बाद, सबमिटेड हो जाने के बाद, जज के आने के बाद आपकी एक वाइवा वोस होता है जिसमें आपने एक समरी प्रस्तुत करते हैं कि आपने क्या वर्क किया। उसमें आप रिसर्च मेथोडोलॉजी बताते हो, उसमें आप बताते हो कि आपने क्या उपकल्पनाएं ली थी, कौन सा नल हाइपोथेसिस साबित हुआ था, क्या क्या आपने सैंपलिंग लिया था।